12वीं भौतिक विज्ञान के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हम आज के इस वीडियो में एकदम लॉजिकली समझने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आज आपका इस अन्योन्य प्रेरण से संबंधित आपका दूर किया जाएगा। दूसरी बात, इसका एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो कि हर बार परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो ध्यान से सबसे पहले आप अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझिए, अन्योन्य प्रेरण की घटना एवं अन्योन्य प्रेरण के गुणांक को समझिए। फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन आएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर होगी, लेकिन पूरी तरह से यह वीडियो कॉन्सेप्ट से भरी हुई होगी। यदि आप वीडियो को मन लगा करके देखेंगे और पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, जो भी चीजें बताई जाएंगी उनको अगर नोट करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आज का यह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। आइए जल्दी से वीडियो की शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वह है अन्योन्य प्रेरण, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें प्रेरण की तो घटना होगी, लेकिन अन्योन्य का मतलब होता है अन्य। देखिए कैसे। सबसे पहले एक कुंडली यहां पर रखी हुई है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है प्लस माइनस। अगर इसको हम जोड़ देते हैं, परिपथ को अगर जोड़ देते हैं, तो जैसे ही परिपथ को जोड़ा जाएगा इसमें से धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने स्वप्रेरकत्व में देखा कि स्वप्रेरकत्व चाहे कोई भी हो, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ताक से अगर जैसे 10 एम्पियर की धारा यह बैटरी दे सकती है, बैटरी की पावर अगर 10 एम्पियर की धारा देने को है तो यह पूरी तरह से 10 एम्पियर इकट्ठा नहीं दे सकता। यह सबसे पहले क्या करेगा, अभी धारा जब जुड़ा नहीं था कितना था 0, 0 से कितना आ जाएगा 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कितना हो जाएगा 10। यानी इस प्रकार से धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम इस परिपथ को जोड़ देंगे तो एक बैक से अगर इस बैटरी की पावर 10 एम्पियर देने की है तो एकदम से धारा का मान 10 एम्पियर नहीं होगा, बल्कि पहले 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से फिर क्या होगा 10 होगा। और आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कि जब कभी भी किसी भी परिपथ में क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो उस धारा के मान में, भाई धारा आपकी चलेगी तो धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। और जब उस विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है धारा का मान बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र क्या होने लगेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा उसमें विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और जब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जब यहां पे धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो धारा का मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। मान लेते हैं कि पहले इसमें से होकर के गुजर रही थी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो वह धीरे धीरे जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैसे ही वैसे क्या होती जाएगी, इससे होकर के बढ़ती जाएगी। और जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल देखने को मिलता है, और जो कि उस परिपथ में धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यह चीज इस पूरे चैप्टर का सार है, पूरे चैप्टर का सारांश है, जो कि आपको भली भांति पता होगा यदि पहली वीडियो से इस चैप्टर की अगर पहली वीडियो से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तब। तो देखिए इसमें होगा क्या कि जब इसमें धारा का मान बढ़ेगा तो इस चुंबक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और इसके पास में यदि कुंडली रखी हो, इसके पास में एक अन्य कुंडली रखी हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से होकर के भी क्या होंगी, गुजरेंगी। देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, इसमें आपकी बैटरी लगी हुई है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, यानी इसमें कोई भी धारा अभी प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का काम यह है कि अगर इसमें से जरा सी भी धारा प्रवाहित हुई तुरंत गैल्वेनोमीटर की सुई क्या करने लगेगी, उस धारा को प्रदर्शित करने लगेगी। तो इस
इसलिए इसमें जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, जैसे ही धारा का मान आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हुआ, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या इसमें क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और इसके पास रखी हुई है एक कुंडली। अब जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो इससे होकर के गुजरने वाली ये कुंडली 1 है और ये कुंडली आपकी 2 है। तो जब कुंडली 1 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी तो कुंडली 2 में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन जब जब होता है, आपको पता है क्या देखने को मिलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि क्या करता है, धारा को प्रेरित करता है। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E मिलेगा, जो कि इसमें क्या करेगा, धारा को प्रेरित कर देगा और इसमें इस गैल्वेनोमीटर की सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। यह पूरी घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। देखिए, एक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया और एक अन्य कुंडली में हमें धारा देखने को मिली, इसलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। फिर से एक बार समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपका स्विच जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें आपकी जो धारा है 10 एम्पियर की बह रही है। अब मान लेते हैं कि बाय द वे इस स्विच को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। इस स्विच को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इस परिपथ को काट देते हैं और जब काट देंगे तो तुरंत से धारा जीरो नहीं हो जाएगी, बल्कि यह धारा 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से फिर कितना आएगी, 0। यानी कि यहां पे भी धारा के मान में क्या होगा, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब कभी भी धारा के मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो इसमें से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो इससे संबद्ध जो कुंडली रखी होगी, यह कुंडली 1 है और यह कुंडली 2 है, तो इसमें भी इससे भी संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होगा, जिससे दूसरी कुंडली में भी हमें धारा का विक्षेप देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें भी क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो कि इसके अंदर प्रेरित धारा को उत्पन्न कर रहा है। यही आपका अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। यह जो पूरी घटना है यही क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। कोई जल्दी नहीं है, फिर से एक बार समझिएगा कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कभी भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में वृद्धि होती है। और चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में वृद्धि होने से उसके पास रखी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल देखने को मिलता है, जो कि धारा को क्या करता है, धारा को प्रेरित करता है। जब कभी किसी कुंडली में धारा को बंद किया जाता है तो धारा का मान घटने से उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है धीरे धीरे वह भी घटना शुरू होती है। घटने का मतलब परिवर्तन, बढ़ने का मतलब परिवर्तन। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की संख्या में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसके पास रखी कुंडली में भी, इससे संबद्ध रखी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल देखने को मिलता है, जो धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। और यह पूरी घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। अब हम यहां पे ज्ञात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या ज्ञात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब यह मान लेते हैं, इस एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। यह मान लेते हैं हमारी कुंडली नंबर 1 है और यह कुंडली नंबर कितनी है, 2 है। अगर हम देखें तो कुंडली नंबर 2 में हमारी क्या उत्पन्न हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। कुंडली नंबर 2 के लिए अगर हम विद्युत फ्लक्स देखें तो कुंडली नंबर 2 में विद्युत फ्लक्स यानी कि जो आपका φ2 होगा, φ2 जो होगा, यानी इसका जो φ2 का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह कितना है, φ2 है, और इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वह कितना है, वह आपका φ1 है। तो यहां पे चुंबकीय फ्लक्स जो है
phi2 किस पर निर्भर कर रहा है? इसमें होकर के गुजरने वाली धारा पर। यानी जितनी ज्यादा धारा इसमें उत्पन्न की जाएगी, जितना ज्यादा धारा इसमें दी जाएगी, उतना ही ज्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा इसमें चुंबकीय फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो जितनी ज्यादा धारा उतना ही ज्यादा कुंडली 2 में चुंबकीय फ्लक्स। फिर से, जितना ही ज्यादा धारा उतना ही ज्यादा इसमें चुंबकीय फ्लक्स, और इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। तो यहां पे मान लेते हैं इसमें गुजरने वाली धारा कितनी है? I है। कितनी धारा है आपकी? I है। तो यहां पे जो phi2 होगा वह इस पहली वाली कुंडली के धारा के बराबर होगा, पहली वाली कुंडली के धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो आपका phi2 होगा, मान लेते हैं इसमें I1 गुजर रही है, इसमें I2 उत्पन्न हो रही है, इसमें I1 है, तो यहां से ये जो phi2 होगा वह I1 के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से एक बार कि यदि धारा का मान ज्यादा है तो इसमें ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरेगी, यानी कि धारा अगर ज्यादा हम भेजेंगे तो ज्यादा phi2 का मान होगा। यानी इसका संबंध क्या होता है कि phi2 अनुक्रमानुपाती है इसमें गुजरने वाली धारा के, यानी I1 के। और ये जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक आता है, और वह नियतांक को हम m से डिनोट करते हैं, और m के साथ हम लिखते हैं M21। M21 का मतलब क्या है? 2 में 1 के कारण अन्योन्य प्रेरण, 2 में 1 के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे हम m को कहते हैं। एक नियतांक आता है m इंटू क्या हो जाएगा आपका I1, और m को लिखते हैं हम थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं। m को लिखते हैं 21। m जो आपका है यह आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो कि क्या है आपका? अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो यहां से phi2 बराबर कितना आ गया? M21 इंटू I1। अगर यहां से आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान याद करें, यानी M21 का मान याद करें, इसको फिलहाल हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। M21 का मान याद करें तो I1 इधर आ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा phi2 बटे I1। अगर हम यहां से इसको परिभाषित करना चाहें, M21 को परिभाषित करना चाहें, तो I को क्या मान लेंगे? 1 को क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके पास रखी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। भाई I का मान अगर 1 रख देंगे तो phi2 का मान M21 के बराबर हो जाएगा। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? 1 को विज्ञान की भाषा में कहते हैं एकांक। एकांक क्या है? धारा है। तो यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो तो उसके संबद्ध उससे संबद्ध जो आपका कुंडली होती है उसका चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह इसके अन्योन्य प्रेरण गुणांक के क्या होता है? बराबर होता है। रह गई बात परिभाषा की, तो आप इससे परिभाषा इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका जो प्रॉपर नोट्स है ना, आप परेशान मत होइएगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाइएगा। वहां पे हमने इसके पीडीएफ को डाल रखा है, वहां पे जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स कॉपी में बाकायदा लिख सकते हैं। हर एक लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, यहाँ केवल आपको समझना है। अब यहाँ पे M21 का मान ये आ गया और phi2 का मान ये रहा हमारे पास समीकरण 1 से। अब अगर यहाँ हम फैराडे का नियम लगाएं तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का जो नियम है वह क्या कहता है? फैराडे का जो नियम है वह कहता है कि जो आपका E होता है ना, E बराबर होता है माइनस का डी फाई बटे dt के। क्या होता है? डी फाई बटे dt का होता है, और फाई का मान हम यहां से ये लिख सकते हैं। तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का d इंटू फाई का मान कितना दिया हुआ है? फाई का मान कितना दिया हुआ है? तो इसके लिए फाई का मान कितना है आपका? M21 इंटू कितना है आपका? I1 है, तो M21 इंटू I1 और बटे क्या हो जाएगा आपका? dt माइनस चिन्ह के साथ। अब अगर यहां से हम E का मान याद करना चाहें तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का D तो रहेगा ही, M21 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो M21 हो जाएगा, और साथ में यहां बचेगा आपका dI1 बटे dt। dI1 बटे क्या बचेगा आपका? dt। अब इसको dI1 बटे dt को आप क्या लिख सकते हैं?
I1/dt को आप इस प्रकार से E का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर कितना आ गया आपका माइनस का m21 dI/dt। इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि इस कुंडली में हमने बैटरी को जोड़ा होता और इस कुंडली में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया होता तो इसका सूत्र क्या आता आपका, E बराबर आता माइनस का m12 इंटू DI2 बटे कितना आता आपका dt, DI2 बटे कितना आता आपका dt। अगर हमने उल्टा किया होता तो इस प्रकार से हम स्वप्रेरण गुणांक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अन्योन्य प्रेरण को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अन्योन्य प्रेरण आपको समझ में आया होगा। तो जो आपका अगला टॉपिक है वह है आपका दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लंबी परिनालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व या प्रेरण दोनों एक ही चीज है। देखिए, इसके लिए हमने एक केस लिया है कि एक आपकी बड़ी वाली परिनालिका रखी हुई है, इस बड़ी वाली ही परिनालिका में एक छोटी सी परिनालिका रखी हुई है। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमारा कुछ कंडीशन ऐसा था कि इसमें से आपकी बैटरी जुड़ी थी, इसमें से बैटरी जोड़ने पर इसमें आपका धारा का प्रवाह होने लगता था और धारा के प्रवाह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से इससे होकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगती थी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस भी कुंडली से होकर के जाती थी, यानी इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के साथ साथ आपका एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था, जो कि इस कुंडली में प्रेरित करता था किसको, धारा को। और इसके लिए हम बताया था आपको कि जो φ2 होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा I के। यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम m कहते हैं। m इंटू क्या हो जाएगा आपका I। और यहां से अगर हमें तो क्या ज्ञात करना है, हमें इसका अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अगर m ज्ञात करना हो तो m बराबर आपका हो जाएगा φ2 बटे कितना हो जाएगा I। चाहे तो इसको I1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के कारण उत्पन्न है, और इसको चाहे तो आप 2 1 लिख सकते हैं, यानी कि दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इतना बात अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया। दूसरी बात, किसी भी कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कितना होता है, वह होता है आपका μ0 इंटू n इंटू I। μ0 इंटू n इंटू किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। μ0 इंटू n इंटू I के बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। किसी भी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह μ0 इंटू n इंटू I, जहां पे μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, n आपका क्या है, n आपका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब अगर यहीं से आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी हुई है तो n बराबर आप लिख सकते हैं पूरी लंबाई बटे परिनालिका की लंबाई। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो ये परिनालिका की लंबाई है यह क्या है, l है, और इस परिनालिका का जो बड़ी वाली परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह कितना है, a1 है, और जो छोटी वाली परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह कितना है, a2 है। बड़े बच्चे हो गए हो आप, माना वगैरह लिखवाने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात, इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर विधिवत मिल ही जाएगा। फिलहाल आप यहां ये समझ लीजिए कि आपने माना में आपको क्या लिखना है, परीक्षा में भी कहीं से किताबी भाषा उपयोग नहीं करना है। आप अपनी भाषा में जो कुछ भी आपको आता है वह बिल्कुल तौर से आप लिख सकते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि माना हमने एक L लंबाई की दो परिनालिका ली है जो सम अक्षीय हैं, यानी एक ही अक्ष पर है। इसी परिनालिका को हमने उठा करके इसके अंदर क्या किया है, रख दिया गया है। यानी बड़ी वाली परिनालिका आपकी इस प्रकार से है, उसी के अंदर हमने एक छोटी वाली परिनालिका को क्या किया है, रख दिया गया है। ये हमारा मैटर है। दोनों परिनालिकाओं की लंबाई कितनी है, L है। दोनों परिनालिकाओं की लंबाई कितनी है, L है। बड़ी वाली परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और छोटी वाली परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A2 है।
अब बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे और इसके लिए हम अन्योन्य प्रेरकत्व की क्या करेंगे, गणना करेंगे। आइए हम देखते हैं इसके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहां से देखिए, जब परिपथ को जोड़ा जाएगा तो इसमें से क्या उत्पन्न होगी, इसमें से आपकी धारा क्या होने लगेगी, गुजरने लगेगी। क्योंकि यह पहली कुंडली में धारा है, इसलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, I1 के नाम से जानते हैं। पहली कुंडली में उत्पन्न धारा है, इसलिए हम किसके नाम से जानते हैं, I1 के नाम से जानते हैं। आप जानते हो कि जब यह धारा चलेगी, तो जब आपकी विद्युत धारा चलती है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो यह धारा चलेगी तो अपने चारों ओर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। तो इसी चीज को हम लिखते हैं कि धारा I के कारण, I1 के कारण पहली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली नंबर 1 में चुंबकीय क्षेत्र। तो 1 के चुंबकीय क्षेत्र को हम B1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, B1 से डिनोट करेंगे। तो यहां पे आपका रहेगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट ही रहेगा। N के जगह पे इसमें हम रख लेते हैं N1। दूसरी बात, इसमें एक चीज और मान लेंगे कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N1 है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N2 है। अगर इसमें हम N1 का मान निकालें तो यहां N1 हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से N1 इंटू I के जगह पे क्या हो जाएगा आपका I1, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका I1। अब इस N1 के जगह पे हम चाहे तो कैपिटल N1 बटे L लिख सकते हैं। कैसे, ये कहां से आया, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा। देखिए, अगर हम कहें कि L लंबाई में, इस कुंडली में टोटल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N1, तो अगर L लंबाई में फेरों की संख्या जो है, फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या आपकी कैपिटल N1 है। तो अगर एकांक लंबाई में, L लंबाई में अगर N1 है तो एक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हो जाएगी N1, कैपिटल का N1 बटे L। जैसे अगर 5 पेन 25 रुपए का है तो हम एक पेन की कीमत निकालने के लिए 25 बटे कितना कर देते हैं, 5। अगर जैसे एक पेन अगर आपका 5 पेन आपका अगर 25 रुपए में है तो एक पेन ज्ञात करने के लिए हम 25 बटे क्या कर देते हैं, 5। यदि एक यहां लिखते हैं तो इसको नीचे ले जाते हैं, तो L के जगह पे एक लिखे, L के जगह पे एक लिखे तो L को कहां ले गए, नीचे ले गए। और एक लंबाई में फेरों की संख्या यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो N1 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल का N1 बटे L। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इस सेक्शन को मैं रफ कर दूंगा। तो अब यहां पे N1 के जगह पे, स्मॉल n1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल N1 बटे L लिख सकते हैं, जहां पे L लंबा फेरों की L परिनालिका की लंबाई हो जाएगी। तो B1 बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट, N1 के जगह पे हम रख देंगे कैपिटल N1 बटे L और साथ में क्या हो जाएगा आपका I1। यह हमारा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यह किसका मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके कारण, पहली कुंडली के कारण। बड़ी वाली कुंडली पहली है, छोटी वाली कुंडली आपकी दूसरी कुंडली है। तो पहली वाली कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह B1 बराबर कितना होगा, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I इंटू L1। अब अगर हम इस छोटी वाली कुंडली का अगर फ्लक्स ज्ञात करें, छोटी वाली कुंडली का, यानी हम यहां पे लिखें कुंडली 2 में चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली 2 में चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर इसके कारण जो आपकी कुंडली 1 है उसके विद्युत क्षेत्र के कारण, उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आपकी कुंडली 2 है उसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो φ2 होगा, φ2 बराबर क्या होता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा होता है, जहां पे B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इंटू A क्या होता है, क्षेत्रफल, इंटू क्या होता है, A क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम φ2 निकालें, फाई यानी जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई बराबर होता है BA cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो cos थीटा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यह कुंडली ऐसे रखी हुई है और धारा ऐसे ही बह रही है। तो आपका B और A के मध्य कोण, चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई बराबर आपका हो जाएगा B इंटू A, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और
इंटू इसका मतलब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम phi2 लिखें तो चुंबकीय क्षेत्र किसकी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें आपका धारा देखने को मिल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें धारा देखने को मिल रही है, तो पहले का कुंडली चुंबकीय क्षेत्र कितना B1 इंटू क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा, दूसरी वाली कुंडली का क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो दूसरी वाली कुंडली के क्षेत्रफल को हमने कितना माना है A2, तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका A2। phi2 बराबर कितना आया B1 इंटू A2। अब अगर यहां से हम phi2 कुल ज्ञात करें, phi2 कुल क्यों ज्ञात करेंगे, यह जो phi2 का मान है यह कुंडली के एक फेरे के लिए है, कितने के लिए है, एक फेरे के लिए है। तो छोटी वाली कुंडली में जो फेरों की संख्या है कितनी है N2, और बड़े वाले कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है N1 है। तो अगर एक कुंडली में एक फेरे वाली कुंडली में आपका चुंबकीय फ्लक्स इतना है, तो N फेरे वाले में N2 फेरे वाले कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह कितना होगा आपका N2 इंटू B1 इंटू A2, यह आपका हो जाएगा phi2 कुल। अब यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमने माना है अगर समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 में किसका मान है, B1 का मान है। इस B1 के मान को उठा करके हम इस B1 के जगह पे रख देंगे। आइए रखते हैं, तो यहां से आपका phi2 कुल बराबर आपका हो जाएगा N2, तो आपका है ही, तो N2 आपका हो जाएगा B1 का मान कितना है, B1 का मान है μ0 इंटू N1 इंटू I1 और बटे में कितना है L है। थोड़ा सा संशोधित करके इसको लिख देते हैं, तो यहां से आपका phi2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, phi2 बराबर आपका हो जाएगा μ0 इंटू N1 इंटू N2 इंटू I1 बटे कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा। और यही आपका किसका मान हो गया, phi2 का। हमें ज्ञात क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हम इसका स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कर रहे हैं या स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर रहे हैं। तो स्वप्रेरकत्व बराबर M21 बराबर आपका होता है phi2 बटे I1। तो M21 ज्ञात करेंगे यहां से हम, तो अगर M21 की वैल्यू निकालें तो M21 बराबर कितना होगा वहां से phi2 बटे कितना होगा I1। तो phi2 के जगह पे phi2 का मान रखते हैं, phi2 का मान कितना है आपका μ0 है, phi2 का मान μ0 है इंटू N1 है इंटू N2 है इंटू कितना है N2 है और इंटू में कितना है I1 है और बटे में कितना है L है और यहाँ पे नीचे कितना है I1 है। इस I1 से ये I1 कट जाएगा, यहाँ से M21 का मान कितना आ गया, M21 का मान यहाँ से ये आ गया कितना μ0 इंटू N1 इंटू N2, μ0 इंटू N1 इंटू N2 और बटे में कितना आ गया L आ गया। यही आपका है दो कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। जब आपकी एक कुंडली, एक बड़ी सी कुंडली रखी हुई हो और उसके बीच में एक छोटी सी कुंडली रख दी जाए, तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होगा या स्वप्रेरण गुणांक होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण नहीं, यहां हम अन्योन्य प्रेरण देख रहे हैं ना, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी M21 जो होगा वह इतना होगा। तो इस प्रकार से आप व्यंजक को उत्पन्न कर सकते हैं, इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से समझा देता हूं। सबसे पहला चीज आपको इसमें याद होना चाहिए कि जो परिनालिका होती है उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0 इंटू N इंटू I, जहां पे हमने आपको समझाया कि जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है वह कुल लंबाई बटे परिनालिका के लंबाई के कुल फेरों की संख्या बटे परिनालिका की लंबाई के बराबर होती है। यहां से भी हमने, चूंकि इसमें धारा I गुजर रही है, धारा I1 गुजर रही है, तो I1 धारा के कारण जो आपके इस बड़ी वाली कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह होगा B1 μ0 इंटू N1 इंटू I1, इस सूत्र के हिसाब से। अब यहां से N1 के जगह पे हम रख सकते हैं कैपिटल N1 बटे L, तो इसके जगह पे हमने रख लिया कैपिटल N1 बटे L, जिसके हमें समीकरण नंबर 1 मिला। और समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुंडली 2 में जैसे इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बड़ी वाली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब कि उससे होकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, और इससे होकर के जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होगा परिवर्तन, और जब परिवर्तन होगा तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है इसकी परेशानी होने लगेगी, बढ़ने लगेगी।
इसकी परेशानी बढ़ने लगेगी, यानी इसमें धारा दिखने लगेगा। अब इसी धारा के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसे हमें ज्ञात करना है। अन्योन्य प्रेरकत्व M21 बराबर phi2 बटे कितना होता है I1, जिसे हमने पढ़ लिया है। अब हमें कुल मिलाकर के M21 चाहिए, तो हमें phi2 का मान ज्ञात करना है, जिसमें से हमें B1 का मान निकल गया है। अब यहां से अगर हम phi2 का मान निकालें तो phi2 यानी चुंबकीय फ्लक्स बराबर आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 इंटू क्षेत्रफल A2 एक फेरे के लिए। अब इस छोटी वाली कुंडली में टोटल N2 फेरे हैं, तो कुल फ्लक्स जो होगा उसमें N2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो N2 का हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। तो इसमें B1 के जगह पे हम समीकरण नंबर 1 से B1 का मान रख दिए, तो हमारा ये phi2 का मान निकल आया। अब हमें अन्योन्य प्रेरकत्व, तो बार बार कहता हूं, अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है, यानी अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। तो अन्योन्य प्रेरण बराबर होता है phi2 बटे I1। तो phi2 बटे I1 से I1 गया, आपका M21 बराबर आया म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 बटे L, जहां पे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, N1 कुंडली 1 में फेरों की संख्या है, N2 कुंडली 2 में फेरों की संख्या है, और L परिनालिका की लंबाई है। L परिनालिका की लंबाई है। तो इस प्रकार से हम दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक होता है या अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है उसे आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्यंजक आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कहानी रही दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की। उम्मीद करते हैं अभी आपके पास क्या थी कि दो लंबी परिनालिकाएं थी। अब आपका जो टॉपिक है यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। यदि इसके कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे तो वह आसानी से आ गया होगा, और यदि इसके कंसेप्ट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो अभी वो जो उस टॉपिक को बताएंगे तो उससे सारी कंफ्यूजन आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वह क्या है, आपका वृत्ताकार कुंडलियों के कारण, दो वृत्ताकार कुंडलियों के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व, दो वृत्ताकार कुंडलियों के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व। आइए छोटा सा टॉपिक है उसे भी देख लेते हैं, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे। अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है दो वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्कुलर कॉइल, यानी कि दो सर्कुलर कॉइल आपका इस प्रकार से हैं जो सम अक्षीय हैं, यानी इसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही अक्ष पर क्या है, स्थित है। दूसरी बात कि इसका पहला वृत्ताकार लूप जो है इसका आपका जो त्रिज्या है वह R1 है, और दूसरी वृत्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। अब यहां से हमें ये ज्ञात करना है, देखिए यहां पे आपकी लगी हुई है बैटरी प्लस एंड माइनस। जैसे ही हम इस परिपथ को चालू करेंगे यह धारा का प्रवाह क्या कराने लगेगी, धारा का प्रवाह यह कराने लगेगी, और इसमें से जब धारा का प्रवाह होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यहां पर जो आपको बात याद रखनी है वह क्या याद रखनी है, वह आपको याद रखनी है कि वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप में धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जो इसके एक वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होगा वह B1 बराबर होगा। इसके लिए B1 का उपयोग कर रहे हैं। B1 बराबर आपका होगा, यह आपका होता है म्यू नॉट इंटू N1 इंटू क्या होता है आपका म्यू नॉट इंटू N1 और इंटू I1, और बटे में क्या होता है आपका इंटू I1 बटे में क्या होता है 2R1। इस सूत्र को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, पिछले जैसे माथापच्ची आपको नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि जब इसमें आप विद्युत क्षेत्र इस पे जब प्रवाहित करोगे, जैसे ही कुंडली को जोड़ोगे इससे होकर के गुजरने लगेगा आपका
विद्युत धारा, और जब विद्युत धारा चलती है तो अपने चारों ओर उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र। और पिछले चैप्टर्स में आप पढ़े हैं कि वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह होता है μ0 × n × I बटे 2r, जहां पे r क्या है, उस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है, I उस वृत्ताकार लूप में प्रवाहित होने वाली धारा है, n क्या है, उस वृत्ताकार लूप में फेरों की संख्या है, उस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या है, और μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। आपको पता हो कि आपको इसका स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, और स्वप्रेरण गुणांक आपका 2n, यानी कि दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के कारण स्वप्रेरण गुणांक अभी अभी आपने पढ़ा कि वह होता है आपका φ2 बटे I1। φ2 बटे क्या होता है, I1 होता है। दूसरी बात, जो आपका φ2 होता है चुंबकीय फ्लक्स, वह किसके बराबर होता है, वह आपका चुंबकीय क्षेत्र इंटू आपका वह चुंबकीय क्षेत्र इंटू किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के। चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसके साथ cos भी थीटा आता है, तो इसका एकांक सदिश भी उधर ही है और चुंबकीय क्षेत्र भी उधर है, तो थीटा का मान कितना है, 0 है। तो cos थीटा यहां से हट जाता है क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। दो चीजें हैं यहां पे, m21 का मान φ2 बटे I1 है, और φ का मान हम b इंटू a रख सकते हैं। अब इन दोनों कुंडलियों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, दोनों ही कुंडलियों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, a है। हमारे पास b1 का मान पता है, b1 इसमें जो आप चुंबकीय फ्लक्स देखने को मिलेगा, φ2 जो देखने को मिलेगा वह इसके कारण देखने को मिलेगा। तो यहां से जो आपका φ2 का मान होगा वह क्या होगा, b1 इंटू में क्या होगा आपका a, b1 इंटू में क्या होगा आपका a होगा। दूसरी बात कि अगर यह एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान है, हमें दोनों कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान चाहिए, तो इसके लिए हमने इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान चाहिए, इस कुंडली के सभी फेरों में यहां पे जो φ2 का मान है वह यह जो मान है वह एक फेरे के लिए है। अगर हमें φ2 का मान दूसरी वाली कुंडली का में फ्लक्स का मान अगर टोटल चाहिए, कुल चाहिए, तो हमें दूसरी वाली कुंडली में जितने फेरे होंगे उस फेरों की संख्या से गुणा करना होगा। तो इसमें जो फेरों की संख्या है वह n2 है और इसमें जो फेरों की संख्या है वह क्या है, n1 है। तो यहां से φ2 कुल बराबर आपका हो जाएगा b1 इंटू a इंटू n2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब b1 का मान हम यहां से b1 के मान को रख देंगे, तो यहां से आपका φ2 बराबर आपका आ जाएगा, b1 के जगह पे इस मान को रखेंगे तो ये है μ0 इंटू n1 इंटू I1, और इंटू में यह आपका है n2 और इंटू में क्या है आपका a है, और नीचे डिवाइड बाई कितना है 2r1 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है m21। आपको क्या ज्ञात करना है, m21। तो m21 आप यहां से जब निकालेंगे तो m21 बराबर आपका होगा φ2 बटे क्या होगा, φ2 बटे आपका होगा I1, φ2 बटे होगा I1। तो यहां से जब आप m21 का मान निकालेंगे तो m21 बराबर आपका कितना हो जाएगा, φ2 का मान कितना है, φ2 का मान है आपका μ0 इंटू n1 इंटू n2 इंटू a इंटू I1, और बटे में कितना है 2r और 2r1, और यहां से I1 के जगह पे I1 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा I1 से I1 कट जाएगा, यहां m21 का मान निकल के आएगा आपका μ0 इंटू n1 इंटू n2 इंटू a और डिवाइड बाई 2r1। यही आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण किसी दूसरे कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण का यह थोड़ा सा लंबा जरूर वीडियो था, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था, जिसे हमने पूरी तरह से समझाने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पढ़ाया हुआ चीज समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।